तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और स्वागत है आप लोगों का 15 डेज प्लेज के डे नंबर 13 में। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को दो टॉपिक कराने वाला हूँ। एक कराऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और एक कराऊंगा क्वेश्चन टैग्स। ये दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। वर्बल एबिलिटी का ये पार्ट है, मैंने पहले बोला था वर्बल एबिलिटी कंप्लीट हो गया है, बट स्टिल ये दो टॉपिक्स कई जगहों पे बार बार टीचर्स भी करा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस फेस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इन दोनों टॉपिक्स को भी कवर कर देते हैं। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है। देखो, कोई भी टॉपिक जो है उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेक श्योर जो एक्सरसाइज मैं सेंड कर रहा हूँ उसको तो सॉल्व करना ही है। साथ में जहाँ पे भी कोई भी मॉक टेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप उसे सॉल्व ज़रूर कर लो, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर डे नंबर 1 से अभी तक आपने सेशंस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप सारे के सारे सेशंस को ज़रूर देख लें। देखो, जब बात आती है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की, तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है जो है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहा जाता है? देखो, बहुत ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन फ्रेज और ये एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज, डाउन क्लॉज और ये सब मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तुम्हारे को चीज़ों को इस तरीके से करना है कि तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से वो चीज़ें इनफ हो जाएं। हाँ, अगर क्वेश्चंस निकल के आते हैं और वहाँ पे अगर समझाने की ज़रूरत पड़े तो हाँ, उसको हम समझ लेंगे। अदरवाइज जो मेन एग्जाम पिछली बार क्वेश्चंस आए थे उसके बेसिस पे हमारे को चीज़ें जो हैं वो अच्छे से करनी है। अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें भर लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जितना कर सकते हो वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कॉन्सेप्ट्स जितना डीप करोगे उतना कम है। अब मैं अगर नाउन का टॉपिक ही एसएससी वाले स्टूडेंट्स को कराऊंगा तो 13 से 14 क्लास नाउन नाउन के अंदर लग जाती है। तो तुम्हारे को नाउन के अंदर 13 से 14 क्लास लगाने की तो ज़रूरत नहीं है ना। समझ में आ रही है बात? तो सेंटेंस को देखो। सेंटेंस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं वर्ब भी कंसिडर कर सकता हूँ। मैंने वर्ब वाले टॉपिक में बताया था कि दो तरीके की वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मेन वर्ब्स हैं। वैसे तो देखो, फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट होता है, रेगुलर होता है, रेगुलर होता है, इसकी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसका खुद का मीनिंग नहीं होता, मेन वर्ब वो होती है जिसका खुद का मीनिंग होता है। जैसे मैं बोलूँ हैज हैव, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ प्ले ईट, तो इनका खुद का मीनिंग होता है। फिर मैंने बताया था मेन वर्ब की हमारी कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। फिर 3 फॉर्म्स के बारे में बताया था कि एक रेगुलर वर्ब होती है और एक इर्रेगुलर वर्ब होती है। रेगुलर वो होती है जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। इर्रेगुलर वो होती है जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती। जैसे ईट एट ईटन, तो ये इर्रेगुलर है क्योंकि एट ईटन सेकंड थर्ड फॉर्म सेम नहीं है। प्ले प्लेड प्लेड, तो ये रेगुलर है क्योंकि प्लेड प्लेड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। ये मैंने बताया था। तो सेंटेंस जो है वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आए, है ना। अब इस सेंटेंस को ही हम क्या कह देते हैं? क्लॉज। क्या कह देते हैं? क्लॉज। अब इसके अंदर कई सारी हमारी टाइप्स आ जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, पहले तो आपने ये बेसिक लेवल पे पढ़ा ही होगा कि असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है। तो असर्टिव वो होता है जिसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे नंबर पे नेगेटिव। तो नेगेटिव वो होता है जिसमें नॉट भी आ जाए। तो जैसे वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। फिर तीसरी जो कैटेगरी आती है वो इंटरोगेटिव हो गई। अब इंटरोगेटिव कौन सा होता है? जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। तो मैंने बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच कराया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराया था, कि इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही होती है, ये वाला। और एक होता है जिसमें WH फैमिली वर्ड आगे आ रहा होता है, जैसे वाई व्हाट वेयर व्हेन व्हिच हाउ हुज हुम, ये सब WH हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आर यू मीटिंग मी, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला केस है, और वाई आर यू मीटिंग भी ये WH वाला केस है। अब ये हो गया। अब इंटरोगेटिव के बाद हमारी चौथी कैटेगरी जो आ जाती है वो इंपैरेटिव सेंटेंस की आ जाती है। इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो किसी भी तरीके का कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन या कुछ भी देते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? इसमें सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब आती है, वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि नोट डाउन दीज थिंग्स, तो नोट डाउन में नोट वर्ब आ रही है सबसे पहले, तो ये इंपैरेटिव कैटेगरी हो गई। अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू नॉट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर पांचवी कैटेगरी जो है वो ऑप्टेटिव हो गई। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो हो जाते हैं आपके जहाँ पे कोई भी विश, प्रेयर, ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो होते हैं। लेकिन जब बात हमारे टॉपिक की आती है जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्या है हमारा टॉपिक? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो वहां पे हमारी निकल के आती हैं चीजें, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल को कंपाउंड में चेंज करो, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, ये चीजें निकल के आती हैं। तो वो हमारे को आना चाहिए, है ना।
तो मैं उसके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन बेसिक सेंटेंस वर्जन्स के बारे में पता होना चाहिए था। तो ऐसा भी हो सकता है कि असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आ जाए या इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए आ जाए, ठीक है, ये चीज़ें भी आ सकती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसके अलावा सिंपल सेंटेंस, और इस सब में कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सर कंपाउंड सेंटेंस क्या है, सर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, सर प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सर डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, सर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। बहुत सारे डाउट्स निकल के आते हैं। तो ये सेम चीज़ें ही हैं, बस अलग अलग तरीके से बोला गया है। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम आ गए हैं जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल सेंटेंस समझाता हूँ तुम्हें। सिंपल सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर ना कोई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है इसमें एक। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसको मीनिंग बनाने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो लिखा है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ये पूरा एक ही क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है इंडिपेंडेंट? क्योंकि इसको मीनिंग बनाने के लिए किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो वही लिखा है अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हो आप इसे, क्या बोल सकते हो? प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हो। नो डिपेंडेंट क्लॉज, रिमेंबर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ये सब्जेक्ट है और ये बाकी सारा का सारा प्रेडिकेट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब आता है बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड देयरफॉर कैन नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है। अब ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया। अब रही बात कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। क्या होते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आया जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज आया वो भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और इन दोनों को मिला के कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और इसमें जो बीच में कंजंक्शन आ रहा होता है वो ये होते हैं एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम है जो यूज कर सकते हो, फैन बॉयज। फैन बॉयज में देखो एफ फॉर आ गया, ए से एंड आ गया, एन से नॉर आ गया, और बॉयज से बी से ये आ गया, और ओ से और आ गया, और वाई से येट आ गया, और एस से सो आ गया। ये जो आपके हैं, ठीक है, कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं इनको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी वही कंजंक्शन होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे कंजंक्शंस जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, मतलब जिनका खुद से मीनिंग निकल के आता है। जैसे यहाँ लिखा है आई एंजॉय हाइकिंग बट माई ट्विन सिस्टर प्रेफर स्विमिंग। अब यहाँ बट लगा है। अब आई एंजॉय हाइकिंग का खुद का मीनिंग है माई ट्विन सिस्टर परफॉर्म स्विमिंग, तो प्रेफर स्विमिंग ये भी अपना मीनिंग निकाल के आ रहा है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, इसका खुद का मीनिंग है वी डिसाइडेड टू हैव अ फैमिली बीच डे, ये भी है। तो मतलब बीच में अगर इनमें से कोई लगेगा ना, तो वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहे हैं। लेकिन उसी जगह जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आती है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है जो खुद का मीनिंग बना सकता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जो खुद का मीनिंग नहीं बना सकता खुद से, ठीक है। A complex sentence comprises one independent clause and at least one dependent clause. If the dependent clause precedes the independent clause, then a comma is needed to connect them. मतलब अगर पहले dependent आ रहा है, फिर comma आएगा, फिर independent आएगा। और अगर if independent clause पहले आ रहा है, then clauses are joined with subordinating conjunction. अब subordinating conjunction कौन से होते हैं? वही conjunctions होते हैं जो क्या नाम है, दो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, डिपेंडेंट क्लॉज को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। दोनों सेम चीज है, इनको लिख लेना, जो मैंने बोली है ना बातें वो लिख लेना। जैसे लिखा है आफ्टर आई फिनिश द प्रोजेक्ट आई वेंट आउटसाइड फॉर अ वॉक। अब देखो आई वेंट आउटसाइड फॉर अ वॉक, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। लेकिन आफ्टर आई फिनिश द प्रोजेक्ट, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये मीनिंग नहीं बनेगा अगर मैं इसको हटा दूं, इसका मीनिंग नहीं बनेगा। ऐसे ड्यू टू हर डिटर्मिनेशन इन ग्रिड शी वन द फर्स्ट एंड शी वन फर्स्ट प्लेस इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं, वो ये कि अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, या सिंपल को कंपाउंड में इनको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे सिंपल में ये बोला गया है कि अगर कहीं आईएनजी आ रहा हो तो आप क्या करो, आप इस तरीके से चेंज कर लो, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स में अगर ये वर्ड्स आ रहे हों तो आप इस तरीके से चेंज कर लो इनसे। ऐसे कंपाउंड आ रहा हो तो इन वर्ड्स के साथ आप चेंज कर लो, राइट, क्लियर। तो ये सेंटेंस दे रखे हैं हमारे को कि भाई अगर ऐसा सेंटेंस आएगा कोई भी, तो उसके बाद आप, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंस मेरा ये है बीइंग फायर्ड शी क्राइड। अब आपको बोला गया कि सिंपल को चेंज करो कंपाउंड में। भाई कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि ये फैन बॉयज जो मैंने आपको लिखवाया था उसमें से किसी से चेंज होगा,
तो बीइंग फायर्ड शी क्राइड, तो शी वाज फायर्ड एंड शी क्राइड, है ना। तो बीच में एंड, कंपाउंड में क्या आएगा, कंपाउंड में मैंने बताया ना इनमें से ही आएगा। तो जब भी आपको ये बोला जाए कि कंपाउंड में चेंज करो तो ध्यान रखो इनमें से ही लगेगा, जो भी है इनमें से ही लगेगा। एंड मतलब और, बट मतलब पर, और मतलब अथवा, दो चीजों के बीच में, नॉर मतलब ना तो ये, और फॉर मतलब के लिए, सो मतलब इसलिए, येट मतलब अभी तक। तो इनके हिंदी मीनिंग से भी आप चीजें समझ सकते हो, राइट। अब अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स में बनाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स में मैं कैसे बनाऊंगा, सिंस और एज का यूज करूंगा। एज शी वॉज फायर्ड शी क्राइड, अब यहाँ पे देखो शी क्राइड का मीनिंग है, लेकिन एज शी वॉज फायर्ड ये मीनिंग निकल के नहीं आ रहा। मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज आगे की तरफ लगा, फिर कॉमा, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज लग गया। ऐसे ही सिंपल में हमें क्या दे रखा है कि मान लो सिंपल में 2+V1 आ रहा है ये, तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स में लेके जाऊंगा तो मैं क्या लगा दूंगा, सो दैट लगा दूंगा। ही केम टू मीट मी, ही केम सो दैट ही कुड मीट मी, है ना। और कंपाउंड करूंगा तो बीच में एंड लगा दूंगा, ही केम एंड ही मेट मी, या ही केम एंड मेट मी। सिंपल में अगर हमें इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, तो हम कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, दो लगा देंगे, कंपाउंड में क्या करेंगे, बट लगा देंगे। तो ये रूल्स दे रखे हैं कि भाई सिंपल में अगर इनफ या टू आ रहा है, टू या टू आ रहा है साथ में, जैसे शी वॉज टू वरिड टू मूव, तो इसमें हम सो दैट लगा देंगे, ही वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट मूव। कंपाउंड में वेरी लगा देंगे, एंड लगा देंगे, शी वॉज वेरी वीक एंड शी कुड नॉट मूव। तो ये रूल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 भी दे रखा है। इनको पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके देख लेना। आप लोगों को बहुत आसानी से बच्चों ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना, मतलब असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करना, इंटेरोगेटिव में चेंज करना, ये तो बहुत ईजी है, बच्चों का खेल है। बस दिक्कत जो आती है वो इसी में आ रही है बच्चों को, कि सिंपल को कंपाउंड में कैसे करूं, कॉम्प्लेक्स में कैसे करूं। तो इसके मीनिंग को समझ जाओगे ना तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम लोग ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे यार तुम मेहनत करो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। जितना ज्यादा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो कंटेंट, दैट इज ओके, बट उससे ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तुम बस कंटेंट को एब्जॉर्ब करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे। तो मेक श्योर प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज पे आ जाते हैं। अगली चीज जो है वो क्या है, आपकी क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन टैग बेसिकली एक तरीका होता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक तरीका होता है किसी भी चीज के कंफर्मेशन के लिए, किसी भी चीज के कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो पुट करके किसी चीज की कंफर्मेशन ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, आर यू कमिंग विद मी, आर यू कमिंग विद मी। जैसे एक क्वेश्चन है, आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, है ना। अब मैं कंफर्मेशन लूंगा तो मैं क्वेश्चन टैग बोलूंगा, दैट इज आंट यू, क्या तुम नहीं आ रहे, तो कंफर्मेशन ले रहा हूं, राइट। तो क्वेश्चन टैग किसके लिए होता है, कोई भी स्टेटमेंट, मतलब कोई भी स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट है, आर यू कमिंग विद मी। अब इस स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्टेटमेंट है उसी के कंफर्मेशन के लिए। तो ध्यान क्या रखना होता है, बड़ा इजी है ये कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है, जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। अब ये तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने बोला शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग। तो अब बताओ ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। अभी मैंने बताया क्वेश्चन, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आऊंगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो शी इज स्लीपिंग, तो ये आ गया इज। अब नेगेटिव होगा तो नॉट जो है वो इज शी नॉट नहीं आएगा, बल्कि इजंट आ जाएगा। मतलब इसके साथ ही नॉट लगा दूंगा कॉन्ट्रैक्ट करके, इजंट। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अगर इज नॉट मुझे लगाना है तो इज नॉट का इजंट होगा, आर नॉट का आंट होगा, हैव नॉट का हैवेंट होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको आगे लाके एंटी यहां लगा दो, तो इजंट शी क्वेश्चन मार्क, ये इसका क्वेश्चन टैग बन के आया, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग के लिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए ना। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला इज नॉट, तो इज नॉट का क्वेश्चन टैग में अगर मैं नेगेटिव में ले जाऊंगा तो इजेंट होगा, इजेंट आगे आएगा। अगर इज आ रहा है किसी सेंटेंस में बीच में पॉजिटिव में, तो आगे लाके इजेंट हो जाएगा, राइट। अब ऐसे ही एम नॉट, एम नॉट का लोगों को पता नहीं होता, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव में एंट होता है। आर नॉट का क्या होता है, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो है नेगेटिव में आंट होता है। और इसके बाद आ जाता है डू नॉट, तो डू नॉट का तो आपको पता ही होगा, डोंट होता है। फिर डज नॉट आ रहा है, तो डज नॉट का क्या होता है, डजेंट होता है। इसके बाद हैज नॉट आ रहा है, तो हैज नॉट का क्या होता है, हैजंट होता है। फिर हैव नॉट आ रहा है, तो हैव नॉट का क्या होता है, हैव नॉट का हैवेंट होता है, राइट। अब इसके बाद और आ जाते हैं, मान लो डिड आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है,
तो डिड नॉट का क्या होता है, डिडेंट होता है, ठीक। अगर वॉज नॉट आ रहा है तो वॉज नॉट का क्या होता है, वॉजंट होता है, राइट। अगर वर नॉट आ रहा है तो वर नॉट का क्या होता है, वॉन्ट होता है, ठीक है। अगर आपका विल या शेल नॉट आ रहा है तो विल या शेल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अगर आपको इतना पता है तो क्वेश्चन टैग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन टैग सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए होता है, किसी भी बात को कंफर्म करने के लिए होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव में क्वेश्चन टैग होता है, नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव में होता है। सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में भी देखना होता है कि पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। नॉट तो नहीं आ रहा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आर यू आ रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस में। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव, तो आर यू का क्या हो जाएगा, आंट यू। समझ गया। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल, इट इज रियली वेरी वेरी इजी। देखो ग्रामर के अंदर ना कॉन्सेप्ट्स दे आर रियली वेरी इजी। मेन फड्डा निकल के आता है कि जब हमारे को क्वेश्चंस नहीं निकल के आते, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं बट बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। यार क्वेश्चन ना चीजें निकल के आती हैं, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, दोनों अलग चीजें हो सकती हैं। तो उसमें ना सारी चीजों को रिलेट करके माइंड के अंदर फिर हमें आंसर देना होता है, तब जाके चीजें निकल के आती हैं। तो आप क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, और मैं तो कहूंगा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी अपने चैनल पे, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ कि लास्ट में मैं आपके सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट ही कराऊं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लास्ट तो वैसे आ ही गया है, लेकिन फिर भी मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑफ माई प्रायर कमिटमेंट्स मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों का सिलेबस कराऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कराऊँ। तुम लोग टेलीग्राम में अपने डाउट्स भेजते हो तो मैं उनको भी देर सवेर लेकिन भेजता ज़रूर हूँ, है ना। तुम लोगों के इंडिविजुअल डाउट्स भी लेता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ, जितना हो पा रहा है मैं ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि सर कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, कंटेंट में डाल रहा हूँ, अपना प्लेज पूरा कर रहा हूँ। आज सुबह डालना था लेकिन दोपहर को डाल रहा हूँ, बट डाल जरूर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं डाल रहा हूँ। मैं अब अगर बोलूंगा मेरे को ये काम होता है वो काम होता है तो दे विल बिकम एक्सक्यूजेस, बट कोई फायदा नहीं है उसको बोलने का। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उससे ज़्यादा ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, आगे भी जो वीडियोस आएंगी उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। बाकी मिलेंगे अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।